चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री का ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। हेडिंग डालिए हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी। कोई पतंग अगर उड़ रहा है, काइट कितने हाइट पर है, कितना दूर है, ये सब कैलकुलेट यहाँ पर होगा। कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, वो कितना हाइट से उड़ रहा है वो दिया रहेगा, तो पूछेगा आदमी से कितना दूरी पर है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कोई मीनार को कोई आदमी देख रहा है तो बोलेगा उसका एंगल इतना बन रहा है, अगर देख रहा है तो उसका जो है ज़मीन से मीनार के फुट से उस आदमी का डिस्टेंस इतना मीटर है, तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगा। टावर का ऊंचाई पूछेगा आपसे, तो यही सब यहाँ पर पूछने वाला है। आप कह सकते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है ये, अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ समझो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन सब बातों को समझने से पहले कुछ टर्म को सीखते हैं, ठीक है। एक टर्म है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। लिखिए तो ज़रा सा। सबसे पहला टर्म है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्ड यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन का कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। लिखिए ए लाइन, या इफ़ ए लाइन, ऐसे लिखो, इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू अर्थ, यानी कि ज़मीन के अगर कोई पैरेलल लाइन है, अर्थ ज़मीन, अगर कोई लाइन ज़मीन के पैरेलल, इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू अर्थ, देन इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ये लाइन देखिए, जैसे मैंने ये लाइन खींच दिया, ये लाइन क्या है देखिए, तो ज़मीन के पैरेलल है क्या। जैसे ज़मीन नीचे है, अर्थ है, अर्थ के ये पैरेलल खींचा गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग HL यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। शॉर्टकट में हम आगे चल के इसको HL लिखेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे HL। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो वहाँ भी आप देखें, जैसे एक्सिस हम लोग प्लॉट करते थे, याद है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, याद कीजिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये हमारा HL है। एक होता है वर्टिकल लाइन, है ना, ये जो खड़ा लाइन है इसको बोलते थे, याद करो, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर हमारा ये लाइन ज़्यादा यूज़ होगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ऐसा लाइन जो ज़मीन के क्या हो, पैरेलल हो। तो ये लाइन, या एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्स एक्सिस भी क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल ही लाइन होता है। ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं ये भी एक क्षैतिज रेखा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। चलिए इसको लिखिए तो, नहीं कि हम इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझाएं, इसमें कुछ नहीं है। मेन आप देखते हैं नंबर 2, लिखिए लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाले देखिएगा, मारिया यहाँ ध्यान दोगी, दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट वो लाइन जो किसी चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, हाँ लिखिए, द लाइन विच इज़ ड्रॉन, जो खींचा जाता है, विच इज़ ड्रॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर लिख सकते हैं, आइज़ ऑफ द ऑब्जर्वर, to the point of
टू द पॉइंट बीइंग व्यूड, जिस पॉइंट को हमको देखना है वहाँ पर जो खींच रहे हैं, व्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। द लाइन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द आइज़ ऑफ द ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के आँख से जो लाइन खींचा जाता है होते हुए, टू द पॉइंट बीइंग व्यूड, जिस पॉइंट को देखना है, ऑन द ऑब्जेक्ट, उस जो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पर रखा हुआ होगा, इज़ नोन एज लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये मान लीजिए एक टावर है, मोबाइल का टावर मान लीजिए, मीनार मान लीजिए, ये कुतुब मीनार है मान लीजिए, देखने के लिए आप दिल्ली गए हुए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुतुब मीनार को देख रहे हैं कि वाह कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, हम तो बहुत छोटे लग रहे हैं उसके सामने, मेरा हाइट एकदम कम लग रहा है, मतलब आप यहाँ पर हैं, देखिए यही हैं आप, कौन आदमी है, यही है आप, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और खड़े हुए हैं, यहाँ से आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं ऐसे करके, देखो ये आपके आँख से लेके कुतुब मीनार तक जो लाइन खींचा गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, यही हैं आप हैं, देखो दीजिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है, यहाँ कोई आदमी ऐसे करके खड़ा हुआ है, देखो ये आदमी, ठीक है, चलो ये आदमी वहाँ देख रहा है, कहाँ पर, कुतुब मीनार के टॉप पर देख रहा है, तो अगर इस आदमी के आँख से, यहाँ देखो, इस आदमी के आँख से होते हुए टावर तक को अगर हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, तो देखने में जो लाइन को एक बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। मतलब वो रेखा जो किसी चीज़ को दिखाती है ना, कितना ऊंचाई पर है। मान लो ऐसे करके आप देख रहे हैं, या मान लीजिए ऐसा एक कंडीशन मान सकते हैं, आप ऐसे एक पहाड़ पर बैठे हुए हैं, काली पहाड़ पर चढ़ गए आप, मान लो यहाँ पर काली पहाड़ पर चढ़ गए, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए ताज़ी ताज़ी हवा खा रहे हैं आप यहाँ पर बैठ के, और यहाँ से मान लीजिए ये रोड है, ये रोड है, और यहाँ इस रोड पर एक कार मान लो ऐसे करके चलता हुआ आ रहा है, ये मान लीजिए कार है, ठीक है, ये मान लीजिए कार है, गाड़ी है जो चलता हुआ मान लीजिए आपकी तरफ आ रहा है। तो आपकी तरफ आ रहा, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस कार को आप देखिएगा तो क्या आपके आँख से लेके इस कार तक में अगर हम एक लाइन खींच देंगे तो एक लाइन खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा? वो जो लाइन आपको दिखा रहा है उस कार को, इसी का नाम है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। जिसको आप देख रहे हैं ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे ये चीज़ जो है, ये जो कार है, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बना देते हैं, देखो एम्बेसडर कार बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो ये एम्बेसडर बन गया। ये मान लीजिए जो कार है जिसको आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। और ये जो आदमी देख रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए, ऑब्जर्वर। जो आदमी यहाँ पर ऐसे करके बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, जो भी हो, ऐसे करके जो इसको देख रहा है, ये है ऑब्जर्वर, जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर ऑब्जर्वर कहाँ पर, देखो ये देख रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर। और मीनार क्या हो गया? बोलिए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मीनार हो गया हमारा इस बार ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? बोलिए, ऑब्जर्वर। ये बात समझ में आई? देखने वाले को ऑब्जर्वर कहते हैं, जिसको देखा जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखने वाले को ऑब्जर्वर कहते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन से ऊपर से नीचे देखेगा तो एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी हो जाएगा ऑब्जर्वर, और नीचे जिसको देख रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या हम मान लो पतंग को देख रहे हैं, मान लीजिए पतंग ऐसे करके उड़ रहा है, ऐसे, ये मान लीजिए काइट है, पतंग है, पतंग ऐसे करके उड़ रहा है, मान लीजिए ऐसे। यहाँ से कोई आदमी उसको देख रहा है, यहाँ से कोई आदमी उसको देख रहा है, तो ये ऐसे करके देखेगा, तो ये ऑब्जर्वर हो गया। ये क्या हो गया? बोलिए, ऑब्जेक्ट हो गया। जो देख रहा है, जो लाइन बन रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट।
इतनी सी बात याद रहेगी। अब सुनो, लाइन ऑफ साइट और एक अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, देखो क्षैतिज रेखा, मान लो इस ऑब्जर्वर के आंख से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब वही जैसे अभी मैंने बताया था आपको, पैरेलल लाइन, अर्थ के पैरेलल जो लाइन होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनता है। देखो तो एक एंगल बन रहा है क्या, यहाँ एक थीटा एंगल बन रहा है, या मान लेते हैं अभी थीटा, और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है। देखो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आंख से होते हुए एक लाइन खींचा है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, HL, ये हमारा हो गया HL। तो HL जब ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ होता है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो आँख को क्या है, देखो ऐसे है, ये है हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हमको नीचे कोई चीज़ देखना है, छत पर से जैसे मान लो कार को देख रहे हैं, छत पर से किसी आदमी को देख रहे हैं, तो सर को झुकाना ना पड़ेगा। तो इस आदमी को अपने सर को क्या करना होगा, झुकाना पड़ेगा। तो झुकाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन जाएगा एक एंगल। अब मान लीजिए कि आदमी तार गाछ पर चढ़ा हुआ है, या एक तो बंदर है तार गाछ पर चढ़ा हुआ है, हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं उसको, तो क्या करना होगा, सर को उठाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना हमारा उठेगा, तो यहाँ भी एक एंगल फॉर्म करेगा। तो इसी एंगल का दो ठो नाम है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि जो झुकाना पड़ रहा है मुंह को, ऊपर से ऐसे सर को नीचे करना पड़ रहा है, तो झुकने के बाद जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो ऊपर करना पड़ता है किसी चीज़ को देखने के लिए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। मतलब कि आपको देखने के लिए घटाना पड़ेगा, अपने सर को झुकाना पड़ेगा, अवनमन, और यहाँ पर उन्नयन का मतलब क्या होना होगा, उठाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, बोलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोनों डायग्राम बनाए तो एकदम अच्छे से बड़ा बड़ा बनाइएगा, महीन छोटे छोटे न बनाइएगा, ठीक है। जितना गैप को देके मैंने बनाया है और जो बात लिखे हैं उतना बात अभी आपको लिखना है, एकदम महीन छोटा छोटा न बना दीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा जी, तौहीद बोलो तो, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर, हाँ ठीक है, जब ऑब्जर्वर नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तब ना मुंडी उठाना पड़ेगा, ये बात बोलिएगा। पूछता सवाल कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो सर को उठाना पड़ेगा। अब जब ऑब्जर्वर है ऊपर बैठा हुआ, पहाड़ पर चढ़ा हुआ है और आदमी नीचे जा रहा है ना, आदमी नीचे देख रहा है उसको, तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिगर को अच्छे से बनाइए और हेडिंग डालिए नंबर 3। पहले फिगर बनाइए एकदम अच्छे से, नंबर 3। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, या इसका एक और नाम है उन्नयन कोण या उन्नति कोण, उन्नति कोण। हिंदी वाले दोनों लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले सिर्फ एक ही टर्म लिखिएगा, उन्नयन कोण या उन्नति कोण कहते हैं शायद इसको। इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ, उन्नयन कोण या उन्नति कोण, लिखिए इसको। फिगर बना लिए, मारिया फिगर बना ली हो, तुम बना ली सादिया, चलो लिखो। तब जो लोग बना लिए हैं ज़रा सा मेरे साथ डेफिनेशन को लिखिएगा, फिर आपको दिखाते हैं आगे की कहानी। लिखिए लिखिए तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, इज़ द एंगल, ये एक तरह का एंगल ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन नाम भी है, इज़ द एंगल बिटवीन, ये किन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वही HL, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एंड
the line of sight and the line of sight to an object that is above the horizontal line, that is above the horizontal line. जो ऑब्जेक्ट है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, वही ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, या ये कहिए कि ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, तभी बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सब मिटा दें, ये सब हो गया है। देखिए, मान लीजिए ये खजूर का गाछ है, मान लेते हैं, मानने में क्या, मान लीजिए ना कि ये खजूर का गाछ है। अब मान लीजिए कि इसमें एक तो बहुत सारा खजूर लगा हुआ है, एक बंदर इस पर चढ़ा हुआ है, एक बंदर इस पर चढ़ा हुआ है, और आप यहाँ पर खड़े होके देख रहे हैं। देखो, आप यहाँ पर हैं, आप खड़े होके वो बंदर को देख रहे हैं कि बंदर गाछ उछ हिलाएगा तो खजूर गिरेगा ऊपर से, खाएंगे हम, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप हो गए ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। आप क्या हो गए बोलिए, ऑब्जर्वर। ये जो बंदर है, खजूर जो है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया बोलिए, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये बंदर को आप देख रहे हैं ऐसे करके, या खजूर को आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया अपना लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये हो गया मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे करके एकदम सीधा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ज़मीन के सीधा होता है, ज़मीन के पैरेलल में होता है। तो ज़मीन के पैरेलल में जो लाइन है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है थीटा, यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। वही कहानी है जो अभी हम लोग उसमें बताए थे आपको, लाइन ऑफ साइट में, वहीं पर डिस्कस कर दे। देख, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ द एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन भी एक एंगल ही है। वो क्या है, देखो, बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है, एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तक जो लाइन ऑफ साइट खींचा गया। लाइन ऑफ साइट कहाँ से होता है, आदमी के आंख से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक होता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है, एक बात यहाँ पर कर दिया, एन ऑब्जेक्ट दैट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऑब्जेक्ट है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होगा तभी तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए, ऑब्जर्वर नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अगर इसमें नाम पता लिखना होगा, ए यहाँ लिख दो, बी और यहाँ लिख दो, सी, तो एंगल ए बी सी, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो, इतना ही सा कहानी है एंगल ऑफ एलिवेशन का, बात ख़त्म। दोनों फिगर बनाइए, इस फिगर को बनाइए, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। इसमें थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, फिगर बनाने से घबराना नहीं है, ठीक है, फिगर बनाना सीखना है। फिगर में कहाँ ज़्यादा कुछ हम बनाए ही नहीं है। इसका हाथ पैर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये आदमी है, अच्छा आदमी है, हाथ पैर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। नॉर्मल भी आदमी आप बना सकते हैं। ब्लैक पेन चाहिए, ब्लैक पेन तो खोजना पड़ेगा तुम्हारे लिए हमको। अभी बता रहे हैं, वो कंडीशन बताएंगे, लिखेंगे बस लैंग्वेज इसी दोनों में, ये अगले में लैंग्वेज ना लिखेंगे, अगले में फटाफट हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं जी अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण, हिंदी वाले याद रखिएगा इसका नाम, या अवनति कोण। अवनति, उन्नति मतलब ऊंचा हो रहा, अवनति जैसे होता है प्रमोशन और डिमोशन, वही वाला कहानी है। उन्नति हो रहा है या अवनति हो रहा है,
अवनमन मैंने झुकना, झुकने वाली मामला आ रहा। डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसे बोलते हैं कोई आदमी डिप्रेशन में चला गया, वही मामला है यहाँ पर, नीचे झुक गया, गर्त में गड्ढा में चला गया, वही मामला चल रहा है। लिखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ द एंगल, ये एक एंगल ही होता है, एंगल बिटवीन, अच्छा वैसा ही कुछ कहानी है, बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड द लाइन ऑफ साइट, line of sight to an ऑब्जेक्ट तक जो खींचा गया लाइन ऑफ साइट, दैट इज़, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस। फिगर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फिगर कैसा बनेगा बोलिए, चढ़ जाइए आप पहाड़ पर, अब पहाड़ पर आदमी बैठा हुआ होगा जी, तो वही कहानी बन रहा होगा। या मान लीजिए एरोप्लेन से कोई आदमी किसी को देख रहा है, या हम पहाड़ का एग्जांपल ज़्यादा बेहतर है, मान लीजिए ये हमारा काली पहाड़ है, यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है जी, यहाँ पर एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ है, ये आदमी है मान लीजिए बैठा हुआ है, ठीक है, इसका हाथ पैर ये सब है, ये काली पहाड़ है जी, पहाड़ पर बैठा हुआ आदमी। अब मान लीजिए यहाँ पर ये नदी है, मान लेते हैं, इस बार जो है थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये मान लीजिए नदी है, नदी, और नदी में मान लीजिए नाव से कोई आदमी नाव आ रहा है। अब बताइए इस नाव को कोई आदमी अगर देखेगा पहाड़ से बैठ के तो क्या होगा बोलिए, तो सर को झुकाना पड़ेगा ना, आँख को झुका के ऐसे देखना पड़ेगा, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया बोलिए, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये वाला हो गया, दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर होगा बोलिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल तो हमेशा ऐसा ही होता है, ज़मीन के पैरेलल लाइन, यही हमारा HL है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन HL। तो सुनो, ये कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इज़ एन एंगल या इज़ द एंगल, वो एंगल ही होता है, वो किसके किस बीच में, बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और बोलो फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो किसी ऑब्जर्वर से खींचा गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो उसको देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है कब, जब ऑब्जेक्ट जो है डैट इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगा तो इसका मतलब कौन, ऑब्जर्वर ऊपर बैठा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऑब्जर्वर देखेगा नीचे झुक के, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नीचे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु, ऑब्जर्वर, और ये है अपना ऑब्जर्वर है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है, 50 डिग्री, जितना नीचे झुका के देखना पड़ेगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये जो थीटा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए लिखिए तो इसको, बस काम ख़त्म है, लिखने वाला कहानी यहीं तक था। अब 2 पॉइंट और लिखाते हैं आपको नोट में, लैंग्वेज उसमें नहीं है, खाली डायग्राम आपको देखना ध्यान से कि देखो ऐसा कंडीशन भी कभी कभी बन सकता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहिएगा हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म होने के बाद? अभी पॉलिनोमियल बचा हुआ है, अलजेब्रा का एक पॉलिनोमियल टॉपिक बच रहा है, ट्राइंगल तो लास्ट में पढ़ाएंगे, उसका अभी पढ़ाएंगे तो सबका दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। ट्राइंगल में थ्योरम खाली है, उस थ्योरम के लिए पहले हमको थोड़ा 9th का भी कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको। हाँ, पॉलिनोमियल पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, तब फिर कहीं हम ट्रायंगल को पकड़ेंगे। ट्रायंगल थोड़ा सा थ्योरम्स वाला टॉपिक है, उसको अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको अभी छेड़छाड़ करेंगे तो सबको लगेगा सर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे प्रूफ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वो लास्ट के लिए हम लोग छोड़ के रखेंगे, लास्ट में उसको करेंगे। थ्योरम वाला सेक्शन हम जानबूझ के लास्ट में करते हैं। चलो नंबर 5, ताकि मैथ बच्चा को भारी ना लगे। बहुत सारा बच्चा 9th में थ्योरम वगैरह पढ़ के नहीं ना आता है, तो डायरेक्ट से थ्योरम सब आ जाएगा तो लगेगा क्या क्या हो रहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, देखो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आप अपने घर पर छत पर खड़े हुए हैं, या आपका घर है, ठीक है, पक्के का मकान है, आप घर के रेलिंग में ऐसे करके खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आप हैं, ऐसे करके आप खड़े हुए हैं, अपना हवा खा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ताड़ का गाछ है, या मान लो एक टावर है, मीनार है आपके घर के सामने, मान लीजिए मोबाइल का टावर है, मोबाइल का ये टावर लगा हुआ है, ठीक है, ये मोबाइल का मान लीजिए टावर है। सुनोगे ज़रा ध्यान से, मोबाइल का ये टावर लगा हुआ है ऐसे करके, है ना। टावर में क्या क्या होता है जानते करते हैं आप लोग, ऐसे 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 यहाँ पर लगा रहता है, रिसीवर, सेंडर, सब कुछ रहता है, डब्बा, बॉक्स, ड्रम वगैरह देखे होंगे आप, टावर में लगा रहता है। मान लीजिए अब यहाँ से अगर हम लाइन ऑफ साइट खींचेंगे तो बोलो तो क्या होगा, खाली इसका फिगर बनाना और कुछ नहीं करना। सुनो, यहाँ से अगर हम खींचेंगे तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होगा बोलो, HL। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ज़मीन से हमेशा क्या होता है बोलिए, पैरेलल। अब बताइए यहाँ से आपका मन कर रहा है कभी कभी, अच्छा ये टावर में क्या लगा हुआ, आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं उसको, तो इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्या बोलिए, लाइन ऑफ साइट। तो इस जगह पर ये बताइए तो ऑब्जर्वर आप हुए, ऑब्जेक्ट ये हुआ, तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है थीटा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उठाना पड़ेगा ना सर ऐसे करके आपको, तो यहाँ बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब सुनो, देखते देखते आपका मन किया, गला में दर्द हो गया, इसके नीचे देखें क्या है आखिर, बेस इसका देखने लगे आप, तो बेस देखने के लिए सर को झुकाना ना पड़ेगा आपको, तो सर झुका के फिर आपने इसको देखने लगे आप, इस मीनार के, इस टावर को मान लो, टावर के नीचे। तो अब यहाँ लाइन ऑफ साइट यहाँ आ गया आपका, लाइन ऑफ साइट। तो अब बताओ ये जो लाइन ऑफ साइट नीचे आ गया, अब बन गया ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ जो एंगल बनेगा मान लेते हैं ये फाई बन रहा है, क्या बन रहा है बोलिए, फाई, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए इसको लिखे, तो फिगर खाली बनाना और कुछ न करना, मीनार बनाना है, अपना घर बनाना है, बस फिगर का सारा खेल है इसमें। कल ही फिगर आएगा हम शानदार शानदार, ठीक है। तो टावर की जगह पर बहुत सारा चीज़ हो सकता है, गाछ हो सकता है, आपका बांस हो सकता है, बोल देगा पिलर है, पिलर हो सकता है, यहाँ पर फ्लैग हो सकता है, मकान के ऊपर फ्लैग लगा हुआ हो सकता है, उसका बोलेगा टॉप देख रहे हैं, बॉटम देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर कहा जा सकता है आपसे। नंबर 6 और लास्ट फिगर, नंबर 6 और लास्ट, ये हो गया, कंप्लीट हुआ सबका, ये वाला कंप्लीट कर लिए। अब देखिएगा एक तो ध्यान से, कितने लोगों को ये वाला चीज़ पता है, देखो तो मान लीजिए लाइन ये L है, 9th में पढ़े होंगे आप, अब मान लीजिए ये लाइन M है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, L इज़ पैरेलल टू M है, L लाइन M के क्या है बोलिए, पैरेलल है। एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं मारिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण। जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। क्या ऐसा जानते हैं आप लोग पहले से, ये जान रहे हैं, कितने लोग इसको नहीं जान रहे, पहले बोलिए। यही वाला कंसेप्ट अभी वहाँ लगाने वाले हैं, सबको पता है ये चीज़ पता है। आइए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए फिर से एक है खजूर का गाछ, मान लेते हैं फिर से खजूर का ही गाछ है, ये खजूर का गाछ है जी। इस पर मान लीजिए एक बंदर फिर से चढ़ा हुआ है, ये बंदर जो है इस पर, इस गाछ पर चढ़ा हुआ है, इसमें बहुत खजूर लगा हुआ है, हाँ शायद चढ़ जाती है गाछ पर, हाँ जी। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये बंदर है, अब बंदर जो है गाछ पर ऐसे करके चढ़ा हुआ है, और यहाँ पर हैं आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हैं आप, हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ये मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, यहाँ आप अपना खड़े हुए हैं ऐसे करके, हाथ पैर, ये मान लीजिए ज़मीन है, ये ज़मीन है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या मामला है कि ये जो बंदर है और आप हैं, ये बंदर है, ठीक है, मंकी है, ये आप हैं, अब बंदर आपको देख रहा है, आप बंदर को देख रहे हैं,
ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बंदर देख रहा है आपको, आप देख रहे हैं बंदर को। तो बंदर के लिए आप हो गए क्या, ऑब्जेक्ट। अब बंदर हो गया ऑब्जर्वर, और आप भी चूंकि बंदर को देख रहे हैं, है ना, तो आप हो गए ऑब्जर्वर, अब बंदर हो गया आपके लिए ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में ये क्या बन रहा है, बोलिए, लाइन ऑफ साइट ना। या मान लो बंदर को उतार के हम ही चढ़ गए वहाँ पर, आप ही चढ़ गए, ठीक है, तो आप वहाँ पर चढ़ गए तो आप ऑब्जर्वर हो गए, नीचे देख रहे हैं बंदर को, बंदर आ गया नीचे, है ना, दोनों मिलके खेल रहे हैं, ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, बंदर आपको देख रहा है, आप बंदर को देख रहे हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि वो हिलाएगा डुलाएगा, गिरेगा ऊपर से खजूर वगैरह, तो खजूर खाएंगे। अब देखिए, बंदर जो आपको देख रहा है, तो बंदर आपको जब देखेगा तो सर झुकाना ना पड़ेगा उसको नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं HL। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हुआ HL हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बंदर जितना सर को झुकाएगा आपको देखने के लिए, जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप भी चूंकि बंदर को देख रहे हैं, तो बताइए ये मुझको कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका होगा, ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन HL, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन HL, और आप भी उसको देख रहे हैं, तो आपको उसको देखने के लिए उतना ही सर उठाना पड़ेगा, जितना उसको झुकाना पड़ेगा सर, उतना ही सर आपको उठाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बनेगा, क्या वही एंगल यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये बोलिए। यानी कि ये लाइन और ये लाइन देखो पैरेलल है, अभी वही कंसेप्ट आपको हम बता रहे थे। ये दोनों लाइन क्या, दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दोनों लाइन क्या होगी आपस में, यहाँ देखिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल। और ये लाइन जो कट कर रहा है इसको, ये हमारा है लाइन ऑफ साइट, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बताइए जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी इस कंडीशन में जब बंदर आपको देख रहा है, आप बंदर को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। जितना सर आप उठाइएगा उतना ही बंदर झुकाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। अगर यहाँ बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ भी कितना बनेगा, बोलिए 30 ही डिग्री बनेगा। बात समझ में आई। तो एक कंडीशन ऐसा भी होता है जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। किस कंडीशन में, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को देख रहा है, दोनों तरफ देखने वाला आदमी मौजूद है, दोनों के पास आँख है, दोनों के पास क्या है जी, आँख है। अब मान लो खाली यहाँ पर गाचे होता, बंदर नहीं होता इस पर चढ़ा हुआ, तो क्या देख पाता है ये, तो ये ऑब्जेक्ट होता है, फिर ये ऑब्जर्वर होता है। बात समझ में आ रही है। मान लो यहाँ पतंग होता है, तो पतंग उड़ रहा है, उसके पास तो आँख है नहीं, वो तो देख नहीं पाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जर्वर होता है। लेकिन अगर मान लो एक आदमी है गाछ पर चढ़ा हुआ है, हम बोल रहे हैं तोड़ो जी, गिराओ ऊपर से खजूर गिराओ, बोल रहे हैं उसको, तो यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी है, दोनों जगह आदमी है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहा है, दोनों ही कंडीशन में, कभी ये ऑब्जर्वर कभी ये ऑब्जेक्ट, कभी ये ऑब्जेक्ट कभी वो ऑब्जर्वर। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में होगा बराबर। देखिए फिगर बनाइए, तो अच्छे से फिगर बनाइए। इसके साथ इसका ये जितना थ्योरी वाला पार्ट था वो सब होता है जी कंप्लीट। इसका देखते हैं अब सवाल। लाइए तो किताब कोई आदमी, किताब हिंदी मीडियम वाला पहले लाइए, छोटा छोटा सवाल से पहले देखते हैं, उसके बाद तब बड़ा। इन दिस पार्टिकुलर कंडीशन, इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस कंडीशन में ये एक ख़ास कंडीशन है जिसमें दोनों एक दूसरे को देख रहा है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन जितना बनेगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी कि उन्नयन कोण बराबर होगा अवनमन कोण के। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बराबर होगा अवनमन कोण के, अवनमन कोण के। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होगा। उन्नयन कोण तब बनता है जब नीचे से ऊपर देखते हैं, अवनमन कोण तब बनता है जब ऊपर से नीचे देखा जाता है, मैंने सर को झुकाना पड़ता है, इसके लिए सर को उठाना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल जो लिखा हुआ, हम सवाल को पूरा लिखते नहीं हैं, पढ़ते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, देखो कह रहा है चित्र ABC में चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। सुनो जी, एक फिगर दिया हुआ है, अब फिगर ABC में देखोगे, फिगर ABC में ए यहाँ पर लिखा है, फिगर आपके सवाल में दिया गया, तो हम यहाँ फिगर लिख रहे हैं ABC में, चित्र ABC में
ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें BC क्षैतिज है। BC कैसा है देखो, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब वही हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे करके है। एंगल B 90 डिग्री है, सवाल में कह दिया एंगल B कितना है बोलो 90 डिग्री। एंगल B के बारे में बता दिया पहले से 90 डिग्री, सब सवाल में दिया गया, ठीक है। AB का लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बोलो तो AB कहाँ पर है, AB का लंबाई 8 सेंटीमीटर, मैंने ये आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अच्छा आगे बढ़िए। और एंगल BCA बराबर दे दिया है 30 डिग्री। BCA कहाँ पर है जी, BC और A मतलब ये एंगल आपको दे दिया, ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दें। तब कह रहा बताइए जो निम्नलिखित में से इसका उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है, पहला नंबर में कह रहा है C पर A का उन्नयन कोण ज्ञात करें। C पर A का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो C पर A का उन्नयन कोण क्या होगा बोलो तो, C पर A का उन्नयन कोण मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े होके और उस A को देखना चाहेंगे तो कितना डिग्री एंगल उठाना पड़ेगा, मुंह सर को कितना उठाना पड़ेगा 30 डिग्री। साफ तो लिखा हुआ, यहाँ से कोई आदमी अगर उसको देखेगा तो एंगल कितना बनाना होगा उसको 30 डिग्री। तो पहला जवाब तो सीधा हो गया जी, पहला में तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था 30 डिग्री। कह रहा C पर एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए A पॉइंट के लिए, यानी कि कोई आदमी अगर C से A को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री बनेगा जो वहाँ पर एंगल बन रहा है, डायरेक्ट वहाँ पर से आंसर हो गया। आगे बढ़िए। A पर C का अवनमन कोण बताइए। कह रहा है A पर अगर कोई आदमी ऐसे करके बैठा हुआ है, देखो यहाँ देखो ये बंदर है, अब ये नीचे झुक के देखेगा, तो नीचे झुक के देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कैसे होगा, लाइन ऑफ ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इतना को झुकाना पड़ेगा उसको सर ऐसे करके ना। ऊपर कोई आदमी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको यहाँ नीचे देखना है, मान लो हम यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको हम देखना चाह रहे हैं ऐसे करके, तो हमको क्या करना होगा, मेरा ऐसे करके ऐसे या ऐसे करके झुकाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल होगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना होगा कोई बोला तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, खेल खत्म। तो डायरेक्ट सवाल बनने वाला जी। नंबर 2 में क्या हो गया, सीधे 30, ये हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण किस पॉइंट पर है बताओ, अवनमन कोण एट A पर। ये है क्या हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किस पर है बताओ, C पर उन्नयन कोण, A पर अवनमन कोण। नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो, नंबर 3 में कह रहा है B से C की दूरी मीटर में क्या होगी, B से C की दूरी मीटर में क्या होगी, ये पूछ रहा आपसे ये, तो इसको मान लो x। अब यहाँ से कैलकुलेशन हुआ शुरू, सुनो कह रहा है क्या B से C का दूरी बताइए कितना होगा, तो इसको हमने मान लिया x। अब बताओ ये x है और ये 8 है, बताओ तो ये वाला ये दोनों साइड किस में आता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है बोलो, P और B किस में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग 1030 डिग्री अप्लाई मार देंगे, ध्यान से देखिएगा 1030, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन BC। अब BC का लंबाई हमको निकालना है, तो 1030 का मान होता है 1/√3। इसीलिए हम पूछ रहे थे कि मान याद होना चाहिए। 1030 का मान कितना होता है बोलो 1/√3। AB का मान बोलिए, तो AB का मान सर दिया है सवाल में 8। BC का मान बोलो, तो BC का मान सर x हो गया, तो x का मान कैसे निकाल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बच्चा वाला काम। x बराबर 8√3 सेंटीमीटर हो गया आंसर। यानी कि BC का लंबाई कितना होगा बोलो, BC बराबर होगा 8√3 सेंटीमीटर। काम खत्म। बोलिए इजी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 सवाल इसमें पूछा है, एक सवाल में 4 सवाल है। देखो कह रहा है AC पर मीनार, AC का मान मीटर में क्या होगा। अच्छा AC का मान मीटर में क्या होगा, AC कहाँ पर है जी, AC यहाँ देखो AC बताओ तो कोई आदमी क्या है, बोलो जी तौहीद, ये AC क्या है, AC क्या है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस ना हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को मान लो H, मान लेते हैं इसको H हाइपोटेनस। बोलो H कैसे निकालेंगे, H पता है, P पता है, तो क्या एंगल यहाँ अगर लगा दे तो ना निकल जाएगा। बोलो H और P किस में होता है, बोलिए H और P किस में होता है, साइन थीटा में। यानी कि इसी ट्रायंगल में अप्लाई मार देना आपको क्या, इन ट्रायंगल ABC। बस ध्यान से देखना कि क्या दिया है क्या निकालना, हम इन दोनों को रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो 8 पता है सर, H पता है सर, H हमको निकालना है। तो ये और ये किस साइड किस वाले रेशियो में आता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे साइन 30, ध्यान से देखिएगा साइन 30, तो क्या होगा बोलो, साइन के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड हो जाएगा P यानी कि AB, और H का मतलब बोलो AC। तो बोल दो साइन 30 का मान 1/2, AB का मान बोल दीजिए 8, AC का मान बोल दीजिए, वो तो निकालना ही है, H है। तो H बराबर कितना हो गया, 8 दूनी
16, मतलब यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा बोलो 16 सेंटीमीटर। इजी है, यानी कि AC का लेंथ अगर आप चाहें इसको लिखना तो लिख दो AC बराबर 16 सेंटीमीटर। आंसर पहला का चारों सवाल मैंने बना दिया। लिखे तो फिगर बनाइएगा, फिगर सवाल में मेंशन किया हुआ था, ये सब गिवन था, ये सब दिया गया था, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, सवाल पढ़िएगा फटाफट आपको सब कुछ दिख जाएगा, इतना चीज़ दिया गया, फिगर दिया गया, एकदम बना के सजा के आपको दे दिया। आपसे पूछा था पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, फटाफट हम लोग चारों निकाल दिए। लिखिए तो इसको, राइटिंग स्टॉप कीजिए, स्टॉप राइटिंग। सवाल हम पढ़ रहे हैं, सवाल लिखेंगे नहीं क्योंकि सवाल बहुत लंबा इसमें होता है, आप पढ़िएगा समझिएगा। देखो कह रहा एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष के साथ स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ रहे, देखिएगा कह रहा एक सीढ़ी है, एक लैडर हमारे पास है जो वर्टिकल दीवार पर टिका हुआ है। सुनिए, एक हमारे पास ये दीवार है जी, ये मान लीजिए AB एक दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इसमें एक सीढ़ी टिका हुआ है, ये है सीढ़ी, ये है सीढ़ी ऐसे करके लगाओ। सीढ़ी का शीर्ष जो कह रहा है वो टच कर रहा है दीवार को, तो ठीक है, दीवार को टच कर रही बात कह रहा है। ए लैडर क्या, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये था वर्टिकल वॉल, ये है वर्टिकल, ठीक है, इसको भी हम ऐसा कर देते हैं वर्टिकल, है ना, वर्टिकल वॉल, वर्टिकल दीवार में खड़ा दीवार है। चलो टिकी हुई है सीढ़ी, एंड सीढ़ी का ऊपरी सीधा दीवार के शीर्ष को टच करता है, मतलब दीवार का जो टॉप है ना, टॉप वाले पोजीशन को टच करता है सीढ़ी का सिरा, एकदम उसका सीढ़ी का लास्ट एंड दीवार का एंड दोनों जाके टच कर रहा है वर्टेक्स पर, ठीक है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाई, जो सीढ़ी ऐसे खड़ा हुआ है ये एंगल कितना बना रहा है बोलो 60 डिग्री का। सवाल में ही कह रहा है कि जो ज़मीन के साथ जो एंगल बना रहा है सीढ़ी लैडर, वो बना रहा है 60 डिग्री, एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये दीवार से कितना दूर है, 1.5 मीटर दूरी पर है, ये सवाल में ही मेंशन कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई बताइए, तो सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं x है, यही ना सीढ़ी है, इसका लंबाई x है। दीवार की ऊंचाई बताइए, तो दीवार की ऊंचाई को y मान लो, बस काम खत्म हो गया। सवाल पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद अप्लाई मारना साइन थीटा और कॉस थीटा। सुनिए यहाँ एंगल दिया गया है, ये A है, B है, और ये एंगल कितना हो जाएगा बोलिए C हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो तो दीवार जो भी खड़ा होता है क्या 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं, जो भी दीवार होगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो हमारे पास AB, हमारे पास सीढ़ी है, हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। बोलिए कैसे निकालिएगा, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B हमारे पास हर हाल में 90 डिग्री हो जाएगा चूँकि दीवार है। तो आइए हम लोग लगा देते हैं, केस नंबर 1 में हम निकालना चाह रहे हैं, पहले निकाल देते हैं सीढ़ी की लंबाई। देखो जी सीढ़ी की लंबाई कैसे निकलेगा, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, और ये आपको पता है यानी कि बेस पता है, इस एंगल के लिए क्या बनेगा परपेंडिकुलर और बेस। तो बोलो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, बोलो तो बेस और हाइपोटेनस H और B किस में आता है, H और B कॉस में भी आता है और सेक में भी आता है। तो कॉस सीधा वाला लगाएंगे, उल्टा वाला पहला पकड़ेंगे। तो आइए केस नंबर 1 में हम लोग लगाते हैं कॉस 60 डिग्री। बोलिए कॉस 60 का मान यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बेस अपॉन बेस का मतलब BC अपॉन क्या होगा बोलो AC, B बाई एच बोलो कॉस 60 का मान, बोलिए कॉस 60 का मान होता है 1/2। BC का मान बोलो, BC का मान सवाल में दिया गया 1.5। AC का मान बोलिए, AC का मान तो निकालना ही है, सीढ़ी की लंबाई है x, तो x बराबर कितना हो गया 2 × 1.5। बोलो जी x का मान कितना हो गया, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, ये हो गया 3 मीटर। 3 मीटर लंबा सीढ़ी है, 3 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, 3 मीटर का मतलब बहुत लंबा सीढ़ी हुआ। 3 मीटर में कितना फीट, बोलो जी 1 मीटर में क्या फीट, देखो 1 मीटर में होता है 39 इंच। कितना होता है 1 मीटर में 39 इंच। 39 का मतलब कितना, देखो 12 इंच का होता है 1 फुट ना, होता है 12 इंच बराबर 1 फुट। तो 12 तिया 36, यहाँ पर होगा कितना बताओ 36 इंच और प्लस में 3 इंच हुआ ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर में होता है 12 तिया 36, 3 फीट और 3 इंच। 1 मीटर में कितना होता है बोलो 3 फीट 3 इंच। यानी कि हम लोग का जो हाइट है, मेरा जो हाइट है मान लो 5 फीट 6 इंच है, तो हम 5 फीट 6 इंच के हुए। ये कह रहा 3 मीटर का है, तो 3 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, 3 तिया 9 फीट, 3 तिया 9 फीट 9 इंच।
9 फीट कितना हो जाएगा लगभग 9 इंच। तो 9 फीट 9 इंच सोचो कितना लंबा सीढ़ी होगा, मतलब अच्छा खासा लंबा सीढ़ी है, मान के चलिए ना उतना लंबा सीढ़ी होगा। तो 3 समझ के छोटा ना समझिएगा इसको, 3 मीटर है, 3 फीट नहीं है, 3 मीटर। 1 मीटर में होता है 3 फीट 3 इंच। बात समझ में आ रही है? तो सीढ़ी का लंबाई कितना हो गया। चलो केस नंबर 2 आइए। केस नंबर 2 में क्या निकालना हमको, दीवार का ऊंचाई। दीवार का ऊंचाई क्या माने हम लोग, वाई माने हैं, वाई माने हैं। क्या लगाएंगे बोलिए, ये है पी, ये है बी। तो पी और बी किस में आता है बोलो, एक चीज़ दिया गया एक चीज़ निकालना है। पी और बी किस में आता है बोलिए, बोलो जी सादिया, पी और बी किस में आता है, 10 में आता है, बिल्कुल 10 में। और कॉट में आता है तो 10 लगा दो 60, 10 60 बराबर कितना होगा बोलिए, 10 60 बराबर पी बटे बी, यानी कि वाई अपॉन बी। बी का मतलब 1.5, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। 10 60 का मान बोलिए √3 वाई अपॉन 1.5। बोलो वाई का मान कितना होगा, तो वाई का मान हो जाएगा 1.5 इंटू √3 मीटर। रहने दो ऐसे ही, कहला गुना वगैरह कीजिएगा, काम ख़त्म हो गया। तो दीवार की ऊंचाई ये हो जाएगा, वाल का हाइट ये हो जाएगा, और सीढ़ी की लंबाई ये हो जाएगी। बस काम ख़त्म। ये सब सवाल में दिया रहेगा, आप लिख दीजिएगा दीवार की ऊंचाई इतना है, सीढ़ी की लंबाई इतना है, काम ख़त्म। देखो 1 मीटर में अगर बात करेंगे तो सेंटीमीटर में नापता है वो 100 सेंटीमीटर होता है ना जी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर में अगर इंच पूछेंगे तो 39 इंच। फुट कितना होता है तो 3 फीट 3 इंच। चूँकि 12 तिया 36, 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 तिया 36 इंच यहाँ, 3 इंच यहाँ, 39 इंच। यानी कि 1 मीटर का कोई आदमी है, या समझो कि अगर 3 फीट 3 इंच का कोई आदमी है तो वो हो गया 1 मीटर का आदमी। तो 1 मीटर का आदमी नॉर्मली बहुत कम देखने के लिए मिलता है। 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट नॉर्मल हाइट होता है, 5 फीट तक होता है नॉर्मल हाइट। 3.5 फीट का आदमी नहीं, बच्चा भले मिलेगा आपको, छोटा बच्चा है ना जी, आदमी तो नहीं मिलेगा इतना छोटा। छोटा बच्चा का हाइट सब होता है ऐसा 1 मीटर का। ऐसे मीटर हाइट हम लोग अपना फीट में बताते हैं, कितना फीट कितना इंच। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल कह रहा है, एक मीनार के आधार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित भूमि से मैंने ज़मीन से के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है एक मीनार है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, एक मीनार है, इस सवाल में कह रहा है एक मीनार है, एक मीनार के आधार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, इसे आधार से पकड़ लीजिए, अब बेस से 30 सेंटीमीटर दूर आ जाइए। तो यहाँ से कितना हो गया बोलो, सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है हमारे पास। ये कह रहा है एक पॉइंट है, भूमि से एक बिंदु पर एक पॉइंट पर इस मीनार को देख रहे हैं, यहाँ से मीनार को देख रहे हैं। तो यहाँ से मीनार को अगर देखेंगे तो एक एंगल बनेगा ना, बोलो एक एंगल बनेगा। तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा कितना डिग्री, 30 डिग्री बन रहा। कितना बन रहा है जी, 30 डिग्री। तो बोल रहा है बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्या मीनार की ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, बोलो तो जी। इजी है ये सवाल, इजी है कि नहीं है, यही है मीनार। तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लो, x मान लो। यहाँ कितना एंगल बनेगा बोलिए, अरे मीनार हम ऐसा बना दिए ना, जब आप बनाइएगा डायग्राम तो मीनार को ऐसे खड़ा बनेगा, सीधा लाइन बोलिएगा AB एक मीनार है, AB एक टावर है, ऐसे करके मीनार बनाइएगा। इसका लंबाई x हो गया, एंगल दिया है थीटा, ये निकालना है और ये हमको पता है। तो बोलो ये क्या है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, ये क्या है बोलो, बेस। तो इन ट्रायंगल लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ये AB और ये लगा दीजिए C में, इन ट्रायंगल ABC। बोलो 1030 डिग्री का मान, बोलो जी सादिया बोलो 1030 डिग्री, यहाँ से देखेंगे 1030 डिग्री P बटे B, यानी कि AB अपॉन BC लिख सकते हैं। 1030 का मान बोलिए 1030 का मान, 1030 का मान होता है सर 1/√3। 1030 का मान 1/√3। AB का मान बोलिए सर, AB तो निकालना, मीनार की ऊंचाई यही है। BC का मान बोलिए, BC सवाले में दिया गया 30। बोलो x बराबर कितना होगा, बोले जी x बराबर कितना होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3x बराबर 30। क्या √3x बराबर 30। सो x बराबर कितना होगा बोलो तो 30/√3। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसको 3 गुना 10 लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 30 को ना लिख सकते हैं 3 गुना 10, और इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए 3 को √3 गुना √3, और नीचे कितना हो गया बोलिए 10, और नीचे कितना हो गया √3। √3 से एक √3 हो गया कैंसिल, तो ऊपर हो गया √3 गुना 10। सो x का मान कितना हो गया बोलिए 10√3। बोलो 10√3, 10 इंटू √3 का मान कोई आदमी बोलिए, बोलो √3 का मान याद है, बोलो जी √3 का मान नहीं याद है, किसी को नहीं याद है। √3 का मान होता है 1.732, जैसे पाई का मान होता है ना
3.14। उसी तरह √3 का मान, दो ठो मान याद रखिएगा, √3 का मान 1.732 और √2 का मान 1.414, ये मान यूज़ होगा अच्छा खासा। तो √3 का मान निकाल भी सकते हैं आप कैलकुलेटर में भी, अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गुना कर दीजिए 10 से गुना करेंगे तो एक अंक डेसिमल इधर चला जाएगा, 17.32, यानी कि कितना हो गया, ये 17 मीटर का हो गया। ये मीटर में था, सेंटीमीटर में था, तो ये मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। तो मीनार 17 सेंटीमीटर का होगा जी। मीटर दिया कि सेंटीमीटर दिया, हमसे मिस्टेक ना हो गया लिखने में, मीटर लिखा हुआ था, हम गलती से सेंटीमीटर लिख दे। वही तो सेंटीमीटर तो हाइट का बहुत छोटा सा मीनार हो जाएगा, यहाँ भी मीटर होगा और यहाँ भी मीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर बड़ा लंबाई है, 17 का मतलब समझ रहे, 17 या 51 फीट, 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच, 17 या 51 फीट ऊँचा मीनार है, बहुत हाइट का मीनार हो गया। अब लिखिए इसको, लास्ट सवाल एक और दिखाएंगे बस। ये था क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम बनाइए, अभी सॉल्व कीजिए। घर पर जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर डायग्राम बनाइएगा, फिर बात लिखिएगा और आंसर निकालिएगा। जल्दी 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 फास्ट कीजिए, बस 5 मिनट और, 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं इसको। मिटाएं इसको, डायग्राम मिटाएं। डायग्राम हो गया सबका फिनिश। चलो लास्ट सवाल छोड़ दीजिए, अब आप लिखिएगा घर पर, छोड़ो, लास्ट सवाल देख लो और इसको शाम में हम वीडियो भेजेंगे तो लिख लीजिएगा, मतलब रात में, शाम तो हो ही गया है, रात में वीडियो भेजेंगे तो लिख लीजिएगा। रुकिए, राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिए। कह रहा है उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम कीजिए। कह रहा है एक काइट है जो आसमान में उड़ रहा है, उसके डोरी की लंबाई बताइए जो पृथ्वी के साथ यानी कि ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना। अरे कोई अगर पतंग उड़ रहा है, मान लो ये पतंग है, ये मान लीजिए पतंग है और ये पतंग उड़ रहा है, मतलब ये गुड्डी है और गुड्डी उड़ रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना यहाँ। तो कह रहा है ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना जी, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कल्पना करें कि डोरी में ढील नहीं है, जैसे बोलते हैं ढील दीजिए ना, डोरी एकदम पूरा टाइट है, तना हुआ डोरी है। ठीक है, ढील इसमें नहीं है कुछ भी। उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम कीजिए, यानी कि ये डोरी होता है, इसी का लंबाई आपको निकालना है x, जो तल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। अब बताओ ये जो पतंग उड़ रहा है ना पृथ्वी से, वो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है बोलो, 60 मीटर हाइट पर, यानी कि यहाँ से जब हाइट नापा गया है इस पतंग का तो कितना आ रहा है बोलो जी, 60 मीटर। तो बोल रहा है बताओ इसके पतंग की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या होगा बोलो। डोरी की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, ये आपको पता है, ये आपको नहीं पता है, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। बोलो ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से ये क्या बना, बोलो जी मारिया, एंगल के हिसाब से ये क्या बना, ये वाला साइड परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये क्या है पहले से बोलो, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, P और H किस में होता है, साइन थीटा में। बस हो गया, ABC मान लीजिएगा, सब बात बोल दीजिएगा इसको कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पतंग है, ये इसका डोरी का लंबाई AC है। ना होगा तो कल से हम लिखना सिखाएंगे, आज जल्दी हम थोड़ा फास्ट आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीधे आ जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B हमारा 90 डिग्री हर हाल में बनेगा। बाकी यहाँ पर अप्लाई मार दीजिए साइन 60 डिग्री। बोलो साइन 60 का मान कितना होगा बताइए, P/H, एक जो हम दिया गया, एक जो हमको निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास BC/AC। ठीक है, BC का मान बोलिए, तो BC साइन 60 का मान कितना होता है जी, √3/2। BC का मान है 60, तो 60 लिख दिया। AC का मान निकालना है हमको, AC ही पतंग का क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई है। तो बता दीजिए कितना हो गया, √3x बराबर 60 गुना कितना होगा जी, तौहीद 60 गुना 2 या 2 गुना 60 जो भी बोल दीजिए। तो √3x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो गया, 120/√3। ऐसा करो, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, कर सकते हैं अपने मन से। तो 120 √3 हो गया और नीचे √3 गुना √3 कितना हुआ, 3 हो गया। 3 से कटेगा क्या 120, हाँ जी, 3 चौके 12 है, 40 बार में 40 √3। चलो इसी को ऐसे ही आंसर लगा दो, 40 √3 मीटर इतना दूर होगा। इतना दूर नहीं बल्कि ये डोरी का लंबाई होगा 40 √3 मीटर। बात समझ में आई? तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। हार्ट एंड डेसिमल मैंने स्टार्ट कर दिया, इसका थ्योरी जितना था लगभग मैंने सब बता दिया है और 4 सवाल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रखो, ले रहे हैं।
तो चारों सवाल आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और अपने अपने किताब के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। CBSE वाले अपने किताब से, RS अग्रवाल से, बिहार बोर्ड वाले भारतीय भवन से बनाइएगा, ठीक है। अब बना के जो प्रॉब्लम होगा कल हमसे पूछिएगा। किसकी किताब है ये? लो इसको पकड़ो। हाँ जी, सब कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन न लेना। कहे तुम इतना टेंशन ले रही, समय पर सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक कितना कितना चैप्टर हुआ है सब चीज़ में। चलिए तो आज ये स्टॉप करते हैं, आपके लिए इतना ही।